Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 103 की यूनिट 8 के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट क्या है वेस्टर्न साइकोलॉजी में, सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट क्या है इंडियन साइकोलॉजी में। सेकंड पार्ट में ये हमने पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में वेस्टर्न साइकोलॉजी में क्या है सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट क्या है इंडियन साइकोलॉजी में, जिसका स्पिरिचुअल कंसेप्ट जिसकी स्पिरिचुअल टर्म्स हमने पढ़ी थी सेकंड वीडियो में। और थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा था थर्ड पार्ट में कि सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट की क्या है इंडियन साइकोलॉजी में, उसकी साइकोलॉजिकल टर्म्स। अब ये जो लास्ट पार्ट है इस यूनिट का, इसमें हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी एज पर इंडियन ट्रेडिशन, कि इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सेल्फ और आइडेंटिटी किस तरीके से डेवलप होती है। क्या होती है वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन किस तरीके से डेवलप होती है वो हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर टोटल 5 सब हेडिंग्स हैं जो हमें पढ़नी है। फर्स्ट है ले पर्सनस अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी, कि एक ले पर्सन की, एक नॉर्मल पर्सन की क्या समझ होती है आइडेंटिटी को लेकर के, कि आइडेंटिटी होती क्या है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। ले पीपल टिपिकली डिफाइन देयर आइडेंटिटी बेस्ड ऑन डेली एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग वेकिंग स्टेट। जागृत, वेकिंग स्टेट क्या होती है? जागृत की जब हम अवेयर होते हैं, जागे हुए होते हैं, उस टाइम पर हम जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, कि अभी आप वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, ठीक है, तो ये सारे जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं इस पर आपकी आइडेंटिटी बेस्ड होती है। ऐसा एक नॉर्मल ले पर्सन की डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी को लेकर के, कि वो किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करेगा, जो भी वो अपनी वेकिंग स्टेट में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है उसके बेसिस पर। सेकेंड क्या है कि द एक्सपीरियंसेस इंक्लूड द बॉडी, मेंटल स्टेट्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स। अब जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जो भी हम जागृत स्टेट में यानी कि वेकिंग स्टेट में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो आइडेंटिटी होती है। तो चलो डिफाइन कर दिया। अब एक्सपीरियंसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके के एक्सपीरियंस? बॉडीली एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो आपकी मेंटल स्टेट जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, साथ में जो आपके सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, इन सबसे रिलेटेड यानी कि आपकी बॉडी, आपकी मेंटल स्टेट और आपके सोशल रिलेशनशिप, सबके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके ऊपर आपकी आइडेंटिटी बेस्ड होती है। अ ले पर्सन आइडेंटिटी, अ ले पर्सन's identity is bio, साइको, सोशल इनकॉपरेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर वेकिंग एक्सपीरियंसेस। यानी कि एक ले पर्सन की आइडेंटिटी क्या होती है, उसके अंदर उसकी बायोलॉजिकल यानी कि बॉडी, साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल स्टेट और सोशल रिलेशनशिप्स यानी कि सोशल। बायो, साइको, सोशल जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं सब आते हैं। इन सबके जो वेकिंग स्टेट में जो भी इन सबको एक्सपीरियंस कर रहा होता है, अपनी बॉडीली स्टेट्स को, अपनी मेंटल स्टेट्स को और अपनी सोशल रिलेशनशिप्स को, इस सब से उसकी आइडेंटिटी बनती है। तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग थी इस टॉपिक की कि ले पर्सन क्या समझता है आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी के बारे में, कि आइडेंटिटी क्या है, तो इसमें क्या आएगा कि उस एक ले पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ में वेकिंग स्टेट में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वेकिंग स्टेट में जो भी एक्सपीरियंसेस उसको होते हैं, उसकी बॉडी से रिलेटेड यानी कि उसकी बायोलॉजी से रिलेटेड, उसकी मेंटल स्टेट से रिलेटेड यानी कि उसकी साइकोलॉजी से रिलेटेड, और उसके सोशल रिलेशनशिप्स यानी कि सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं, इन सबसे रिलेटेड जो भी उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे उसकी आइडेंटिटी डेवलप होती है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड इसमें हेडिंग है हमारी, सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड नॉन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कि हम आइडेंटिटी की जब बात करें तो आइडेंटिफिकेशन और नॉन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। ले पीपल टेंड टू आइडेंटिफाई विद वेकिंग एक्सपीरियंसेस बट ट्रीट ड्रीम एक्सपीरियंसेस एज नॉट मी। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि एक ले पर्सन के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए, हम सब लोगों के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी वेकिंग स्टेट में। तो एक ले पर्सन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो सारे एक्सपीरियंसेस जो वो वेकिंग स्टेट में लेता है उसको तो वो इंक्लूड करता है, बट जो उसको ड्रीम में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है, चाहे उसको डर लग रहा हो, चाहे वो बहुत खुश हो, या जो भी हो, वो उसको अपने से रिलेट नहीं करता। यानी कि वो सिर्फ उसे कल्पना, एक ड्रीम बस ऐसे ही मानता है कि उसको अपनी आइडेंटिटी से रिलेट नहीं करता, खुद से नहीं मानता कि हाँ बस दिमाग में कुछ बातें आ गई थी उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, तो वो उसकी आइडेंटिटी में इंक्लूड नहीं होगा। आइडेंटिटी किससे बनेगी, किससे डेवलप होगी, क्या क्या आएगा आइडेंटिटी में, सिर्फ उसकी वेकिंग स्टेट में जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है। Other types of experiences like paranormal, mystical, religious, spiritual may be dismissed as non-self. साथ में जो दूसरे एक्सपीरियंसेस है, अब ड्रीम में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको भी अपनी आइडेंटिटी से नहीं रिलेट करते, वो भी नॉन आइडेंटिटी में आ गया, नॉन सेल्फ में आ गया। साथ में जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो गए, मिस्टिकल या फिर रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो गए, उसको भी मोस्टली डिसमिस कर दिया जाता है, उसको भी सेल्फ में इंक्लूड नहीं करा जाता मोस्टली। और जो फ्रॉइडियन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फ्रॉइडियन साइकोलॉजिस्ट कौन से साइकोलॉजिस्ट जो फ्रॉइड से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, फ्रॉइड की थ्योरी से, तो वो भी इसको काफ़ी, ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो रिलीजियस, मिस्टिकल या स्पिरिचुअल, पैरानॉर्मल जो एक्सपीरियंसेस हो गए, इन सबको हेल्यूसिनेटरी मानते हैं, यानी कि अनरियल मानते हैं, इसको आइडेंटिटी से रिलेट नहीं करा जा सकता। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना, कि हमारी सेल्फ और आइडेंटिटी किस तरीके से डेवलप होती है एक नॉर्मल इंडियन फैमिली में, कल्चर में किस तरीके से डेवलप होती है। तो पहली चीज़ तो आइडेंटिटी में क्या आता है, हम क्या मानते हैं, नॉर्मल पर्सन इंडिया में क्या मानते हैं हम लोग, कि जो भी हम वेकिंग स्टेट में जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं
वही सारी चीज़ें आइडेंटिटी में इंक्लूड होगी, हमारी बॉडी से, मेंटल स्टेट से और हमारी सोशल रिलेशनशिप से, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हम रियल में वेकिंग स्टेट में जो भी हम एक्सपीरियंस करें वो आइडेंटिटी में आएगा। हमारी ड्रीम्स में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो आइडेंटिटी में नहीं आता, उससे हमारी सेल्फ नहीं बनती, आइडेंटिटी नहीं बनती, उससे हम खुद से रिलेट नहीं करते, उसको अनरियल माना जाता है और जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वेकिंग स्टेट के अलावा। थर्ड है इसमें इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन सेल्फ एंड आइडेंटिटी, कि इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है सेल्फ और आइडेंटिटी को लेकर के। एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स, ऋषिज, योगीज, सिद्धs in India have confirmed that human experiences extends beyond the waking state. इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेल्फ और आइडेंटिटी क्या है कि अगर हम कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनको हटा करके, उनके एक्सेप्शनल उनको हटा करके देखें, जैसे जो ऋषि होते हैं, योगी होते हैं, जो बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, उन सबको जो है कुछ स्पिरिचुअल और कुछ जिसको कि हेल्यूसिनेटरी और अनरियल कहा जाता है, वैसे एक्सपीरियंसेस उन्हें हुए हैं, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारी रियलिटी होती है ना, जो हमारी ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हम बोल रहे हैं सिर्फ वेकिंग स्टेट तक सीमित है, वो वेकिंग स्टेट तक सीमित नहीं है, वो उसके भी बियॉन्ड है। यानी कि इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बियॉन्ड वेकिंग स्टेट है। और ये चीज़ किसने कंफर्म करी है? जो एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे ऋषिज, योगीज और सिद्ध पुरुष जो होते हैं हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में। टेक्निक्स लाइक योग अलाउड ट्रांसेंडिंग लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, जैसे जो अष्टांग योग के बारे में आपने सुना होगा, और भी योगा की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होते हैं जिससे आप जो है टाइम और स्पेस से अलग कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। द ट्रू आइडेंटिटी लाइज बियॉन्ड द बायो साइकोसोशल सेल्फ एंड इंक्लूड्स स्पिरिचुअल साइड। और जो रियल आइडेंटिटी होती है, जो ट्रू आइडेंटिटी होती है, वो इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या है, वो स्पिरिचुअल साइड में है। और आपकी जो बायो साइकोसोशल जो सेल्फ हमने पढ़ी थी कि आप जो बायोलॉजिकली, जो बॉडीली और मेंटल स्टेट और जो आपकी सोशल रिलेशनशिप्स है, इससे भी बियॉन्ड कुछ होता है जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और जो जिसमें मोस्टली स्पिरिचुअल साइड इंक्लूड होती है, वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी बनाते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट था हमारा वो ये था कि इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, तो वो हमारी वेकिंग स्टेट से भी बियॉन्ड है, उसमें स्पिरिचुअल साइड आ जाती है मोस्टली। और योगा से और बहुत से ऐसी टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू हम टाइम और स्पेस के भी बियॉन्ड जा सकते हैं, कुछ अलग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वेकिंग स्टेट के भी अलग। फोर्थ है प्रोसेस फॉर रियलाइजिंग ट्रू सेल्फ एंड आइडेंटिटी, की क्या प्रोसेस होती है जिससे कि हम अपनी ट्रू सेल्फ को या फिर आइडेंटिटी को रियलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, दो प्रोसेसेस हैं, दो तरीके हमारे पास। पहला है विवेक, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा है वैराग्य, यानी कि डिटैचमेंट। तो विवेक क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कि हमें समझना होगा, हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा बायो साइको सोशल सेल्फ को और ट्रांसेंडेंटल सेल्फ को। यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस से जो हमारी ट्रांसेंडेंटल सेल्फ बनती है वो अलग होती है, और जो हम अपनी बायो साइको सोशल सेल्फ बनाते हैं वो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बायो साइको सोशल सेल्फ के अलावा भी एक दूसरी सेल्फ होती है जो अलग होती है, जिसको ट्रांसेंडेंटल सेल्फ कहा जाता है। जो किस तरीके से पैदा होती है वो ट्रांसेंडेंटल सेल्फ, कैसे बनती है वो हमारी प्योर कॉन्शियसनेस। जब हम प्योर कॉन्शियसनेस को पा लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाती है, वो लाइट जो है वो जल जाती है, तो उसके बाद हमें ट्रांसेंडेंटल सेल्फ के बारे में समझ में आता है, हमें पता चलता है कि ट्रांसेंडेंटल सेल्फ भी कुछ होती है और ये बायो साइको सोशल जो हमारी बेसिक सेल्फ है उससे अलग है। तभी हम खुद को रियलाइज़ कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हाँ, हम ये जो हम सेल्फ अपना खुद को मानते हैं कि जो हमें बॉडीली एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल जो हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमें सोशल रिलेशनशिप्स है हमारे, उसके अलावा भी कुछ सेल्फ है। जब हम इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, बायो साइको सोशल सेल्फ को और ट्रांसेंडेंटल सेल्फ को, तब जाकर के हम अपनी ट्रू सेल्फ को रियलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा है वैराग्य, यानी कि डिटैचमेंट, जो आपने काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा। विदड्रॉ फ्रॉम एक्टिव सोशल सेल्फ टू एक्सप्लोर कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंस प्योर कॉन्शियसनेस, कि हम वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट के थ्रू भी अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि ट्रू सेल्फ को पा सकते हैं। डिटैचमेंट कैसे, कि हम जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें जो हमें कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उस सबसे अलग हो करके जो एक्टिव सोशल लाइफ है हमारी, उससे बाहर आएँ और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें अपनी कॉन्शियसनेस को। जब हम ये करते हैं, डिटैच होते हैं, वैराग्य में जाते हैं, जब जाकर के हम अपनी ट्रू सेल्फ को पा सकते हैं। तो एक तो है विवेक यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जब हम करें, दूसरा वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट, इनके थ्रू हम अपनी ट्रू सेल्फ को पा सकते हैं। लास्ट इसमें जो हेडिंग है, लास्ट पॉइंट है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारी जो आइडेंटिटी होती है, हमारी जो लाइफ होती है, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस यानी कि 4 ग्रह, 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में स्टूडेंट लाइफ आती है हमारी, कि जिसमें हम सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे, अपनी लाइफ में सीखने पे फोकस लगाते हैं, कि जब हम सीखेंगे तब हम आगे चल करके लाइफ को जी सकते हैं। लाइफ किस तरीके से हमें जीनी है, हम अपनी बायो साइको सोशल सेल्फ को डेवलप कर रहे होते हैं स्टेज में, ब्रह्मचर्य में। सेकंड आते हैं गृहस्थ। गृहस्थ स्टेज में हम क्या करते हैं, शादी हो जाती है जब तक, ठीक है, शादी हो जाती है, अपनी जो करियर है उस पर फोकस लगाते हैं, अपनी जो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स है उनको फुलफिल करते हैं, वो गृहस्थ में आता है, वो हमारी हाउस होल्डर लाइफ है। तो पहली स्टेज हो गई किसी भी ह्यूमन की लाइफ की ब्रह्मचर्य, जिसमें कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट लाइफ, एक बच्चे की तरह वो सारी चीज़ें सीख रहा होता है कि उसको आगे चल करके कैसे लाइफ जीनी है, अपनी बायो साइको सोशल सेल्फ को वो डेवलप कर रहा होता है। फिर आता है दूसरा गृहस्थ। गृहस्थ में क्या है कि उसकी हाउस होल्डर लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अपनी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करता है।
थर्ड है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या है कि वो रिटायर हो जाता है, कि जब एज ज़्यादा हो जाती है और आप काम नहीं कर सकते उस टाइम पर, तो रिटायरिंग टू फॉरेस्ट, प्रिपेयरिंग फॉर स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन। ज़रूरी नहीं है कि फॉरेस्ट में ही जाना है, लेकिन वानप्रस्थ में क्या होता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हो। लास्ट होता है संन्यास, कि अब आप बिल्कुल रिटायर हो चुके, बिल्कुल रियोनिसेशन, फ्री टू एक्सप्लोर कॉन्शियसनेस एंड रियलाइजिंग ट्रू सेल्फ, ट्रू आइडेंटिटी, कि अब आप बिल्कुल मतलब सारी चीज़ें छोड़ छाड़ करके बिल्कुल संन्यास ले लो और जो है अपनी ट्रू आइडेंटिटी को खोजने में, ढूंढने में लग जाओ। तो ये 4 स्टेजेस बताई गई हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हमारी डेवलपमेंट होती है सेल्फ की और आइडेंटिटी की। दोनों कंसेप्ट, ये दोनों सेल्फ और हमारी आइडेंटिटी किस तरीके से डेवलप होती है इंडियन पर्सपेक्टिव में, इंडियन फैमिली में, इंडियन कल्चर में। अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारी इस यूनिट का वो है द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इन रिलेशन टू इंडियन फैमिली एंड कल्चर। अभी जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आइडेंटिटी और सेल्फ डेवलप होता है इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारी आइडेंटिटी और हमारा सेल्फ डेवलप होता है। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग, कि क्या कंसेप्ट है सेल्फ का और सेल्फ इन रिलेशन टू इंडियन फैमिली एंड कल्चर, कि हमारी जो सेल्फ होती है उसको हम इंडियन फैमिली और इंडियन कल्चर से रिलेट करके समझेंगे कि सेल्फ क्या है। इसमें टोटल 10 हेडिंग्स हैं। फर्स्ट है इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, कि इंडियन कंसेप्ट क्या है सेल्फ को लेकर के। द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन सेल्फ इज मल्टीफेसिटेड, कैप्चरिंग फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड सोशल एलिमेंट्स। कि जो इंडियन पर्सपेक्टिव है सेल्फ का उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर, सेल्फ के अंदर। इसके अंदर हमारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेटाफिजिकल मीन्स जो बियॉन्ड फिजिकल है, जिसकी कोई फिजिक नहीं है, एंड सोशल एलिमेंट्स, सारे ही एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। सिर्फ हम कोई एक चीज़ नहीं बता सकते कि हाँ सेल्फ में सिर्फ ये चीज़ आती है, उसके अंदर हमारी फिजिकल, मेटाफिजिकल, सोशल सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं सेल्फ के अंदर इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। Unlike the deficit theory prevalent in Western psychology, the Indian worldview starts with the belief that individuals are already perfect and lack nothing. अब जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव होता है, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंग मोस्टली ये हो जाता है कि जो सेल्फ है वो क्या है, वेस्टर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस होते हैं वो उसमें उनमें कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते, और ज़्यादा अपनी कॉन्शियसनेस से, वेकिंग स्टेट से बियॉन्ड कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो लैक करते हैं, उनमें डेफिशिएंसी है, ठीक है। लेकिन जो इंडियन वर्ल्ड व्यू है वो क्या मानता है कि जो इंडिविजुअल होता है उनको बिलीव, हमारा जो इंडियन साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव है, हमारा जो इंडियन वर्ल्ड व्यू है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती और वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वेकिंग स्टेट के बियॉन्ड भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये इंडियन वर्ल्ड व्यू कह रहा है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में क्या है कि नहीं, एक ह्यूमन एक लिमिटेड चीज़ ही एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि उसके पास और ज़्यादा चीज़ों की डेफिशिएंसी है, वो इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर सकता। जो जितना हम अभी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं अपनी वेकिंग स्टेट में या ड्रीम स्टेट में, जो भी हम देखते हैं, और डीप स्लीप में तो हम कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें ही हम इतनी तक ही लिमिटेड है, इससे बाहर हम कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो इंडियन कंसेप्ट क्या है सेल्फ को लेकर के, कि इसमें मेटाफिजिकल, फिजिकल, सोशल सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारी सेल्फ के अंदर, सब चीज़ें कवर होती हैं इसमें। साथ में हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, इंडियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग, हमारे इंडियन वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो परफेक्ट है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो कुछ भी डिस्कवर कर सकता है। सेकेंड है इसमें मेटाफिजिकल एंड फिजिकल सेल्फ। अब जो हमने मेटाफिजिकल और फिजिकल सेल्फ पढ़ा था वो क्या है, सेकेंड पॉइंट है इन इंडियन थॉट द मेटाफिजिकल सेल्फ विच इज़ आत्मा इज कंसीडर्ड द रियल सेल्फ। हमने जो फिजिकल सेल्फ मीन्स कि जो हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो है, ठीक है, फिजिकल यानी कि हमारी बॉडी से रिलेटेड जो है, जिसको आप देख सकते हो, जिसका वेट कर सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो फिजिकल सेल्फ हो गई हमारी, यानी कि हमारी बॉडी। मेटाफिजिकल क्या है, मेटाफिजिकल सेल्फ है हमारी आत्मा, जो कि हमारी रियल सेल्फ है, यानी कि जो मेटाफिजिकल सेल्फ है हमारी उसे आत्मा कहेंगे, और आत्मा क्या है, वो हमारी ट्रू सेल्फ है। आत्मा ट्रांसेंड्स द फिजिकल बॉडी एंड परसिस्ट बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ। जो आत्मा होती है वो हमारी फिजिकल बॉडी से अलग होती है, यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर रह करके सारी चीज़ें एक्सपीरियंस तो कर रही है, लेकिन वो लाइफ और डेथ की साइकिल से बियॉन्ड है, अलग है। आत्मा क्या है, हमारी प्योर कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस, उसे हम आत्मा कहते हैं, और वो लाइफ और डेथ की साइकिल से बियॉन्ड है, वो हमेशा रहती है, वो है हमारी ट्रू सेल्फ, हमारी नॉलेज, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी प्योर कॉन्शियसनेस आत्मा है, और वो हमारी ट्रू सेल्फ है, जो कि मेटाफिजिकल है, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिसका वेट नहीं कर सकते। द फिजिकल बॉडी इज जस्ट अ टेम्पररी वेसल फॉर द एटर्नल सेल्फ। और जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो एक तरीके से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो यूज़ कर रही है। तो ये था मेटाफिजिकल और फिजिकल सेल्फ। हम पढ़ रहे हैं अभी कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडियन कल्चर में, इंडियन फैमिली के अकॉर्डिंग कि सेल्फ क्या होता है, जिसमें हमने इंडियन पर्सपेक्टिव क्या होता है सेल्फ को लेकर के, इंडियन कंसेप्ट क्या है सेल्फ को लेकर के वो पढ़ा। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि मेटाफिजिकल और फिजिकल सेल्फ क्या है। थर्ड पॉइंट है हमारा साइकोलॉजिकल सेल्फ क्या है,
साइकोलॉजिकल सेल्फ क्या है? द साइकोलॉजिकल सेल्फ एनकम्पासेस थॉट्स, इमोशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो साइकोलॉजिकल सेल्फ में आ जाता है हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हम जो भी चीज़ें पर्सनली जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें सब इंक्लूड करता है हमारा साइकोलॉजिकल सेल्फ। हाउ एवर इट इज़ नॉट द अल्टीमेट रियलिटी, इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज एंड इम्परमानेंस। अब आपके जो इमोशंस हैं वो परमानेंट तो होते नहीं, आपके थॉट्स भी किसी भी चीज़ को लेकर के परमानेंट नहीं होते, और आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपका आप हो सकता है कि हर बार अलग तरीके से एक्सपीरियंस करो। आप जब छोटे थे, जब आपके साथ कुछ भी चीज़ हुई या फिर कुछ भी आपको उस टाइम पे लगा कि ये तो बहुत गलत था, आप 10 साल बाद जब आप बड़े हो जाते हो फिर से उस चीज़ को याद करते हो, तब आप अलग तरीके से उसको एक्सपीरियंस करो कि नहीं वो इतना भी बुरा नहीं था, वो मेरे लिए ठीक ही हुआ। तो आप वो चीज़ क्या है जो आपके एक्सपीरियंसेस है, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है, थॉट है, इमोशंस है, वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं। तो वो आपकी अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, आपकी ट्रू रियलिटी नहीं है। तो साइकोलॉजिकल सेल्फ में क्या आता है? हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो, और जो कि चेंज हो सकते हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी हमारी नहीं है, जो कि चेंज हो सकती है। तो हमने मेटाफिजिकल और फिजिकल सेल्फ पढ़ा, थर्ड हमने साइकोलॉजिकल सेल्फ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हमारी सोशल सेल्फ क्या होती है। फोर्थ है हमारी सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ में क्या आता है? इंडियन आइडेंटिटी इज डीपली इंटरवाइंड विद सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब इंडियन जो आइडेंटिटी है, यानी कि जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब हम आइडेंटिटी के बारे में या सेल्फ के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं जो एक ही साथ रहते हैं। हम सोसाइटी को, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा, हमारे कल्चर ने, हमारी सोसाइटी ने, सोशल पर्सपेक्टिव ने हमें बहुत ज़्यादा बांध के रखा हुआ है। और हमारा इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे कल्चर होते हैं और अलग अलग सोशल जो पर्सपेक्टिव है, कल्चर्स हैं, वो हमें मिलते हैं। तो कल्चर और जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी आइडेंटिटी को और हमारे सेल्फ के कंसेप्ट को। फैक्टर्स शेपिंग द सोशल सेल्फ इंक्लूड्स, अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सोशल सेल्फ को बनाते हैं? इसमें कास्ट आ जाती है, हमारी कम्युनिटी आ जाती है, रिलीजन आ जाते हैं, लैंग्वेज आ जाती है और फैमिली लिनेज। ये सारी चीज़ें आ जाती है। हमारी कास्ट, कम्युनिटी, किस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, किस लैंग्वेज को हम बोलते हैं, हमारी मदर टंग अलग होती है, हमारी कंट्री में जो लैंग्वेज मोस्टली बोली जाती है वो अलग होती है। तो हमारी ये सारी चीज़ें हमारी सेल्फ के अंदर इंक्लूड होती है, हमारी सोशल सेल्फ के अंदर। डिस्पाइट ग्लोबलाइजेशन एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कलेक्टिविस्ट ओरिएंटेशन रिमेन्स डोमिनेंट। अब देखो, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है, जो वेस्ट में जो कल्चर है, वो इंडिविजुअलाइजेशन पे फोकस करता है, सिर्फ अपने ऊपर, जबकि जो हमारा इंडियन कल्चर है वो कलेक्टिविस्ट जो पर्सपेक्टिव है, जो ओरिएंटेशन है कलेक्टिविस्ट, कि आपको कल्चर को, सोसाइटी को, सोशल, हम हमेशा दूसरों से रिलेट करके अपनी सेल्फ बनाते हैं कि हम इस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमें इस तरीके से बिहेव करना है या फिर इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में कलेक्टिविस्ट ये जो ओरिएंटेशन है, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो सोच है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है और ये अब तक डोमिनेंट है। बेशक हम कितना ही वेस्ट से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती जा रही है वेस्ट से, काफ़ी पूरी दुनिया वेस्टर्न कल्चर से, लेकिन जो कलेक्टिविस्ट ओरिएंटेशन है हमारी इंडिया की, वो अभी तक डोमिनेंट है। तो सोशल सेल्फ में हमारी मेनली सोसाइटी, हमारा कल्चर, हम किस जगह रहते हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, ये सब मिला करके हमारी सोशल सेल्फ को बनाती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बैलेंसिंग मी एंड अस एस्पेक्ट्स। बैलेंसिंग मी एंड अस एस्पेक्ट्स में आएगा हमारा कि हम, जो भी इंडिविजुअल होता है वो मी को भी एक्सपीरियंस कर सकता है और अस के एस्पेक्ट्स को भी मीज़र कर, जो है एक्सपीरियंस कर सकता है। जो सेल्फ में हमारा मी कंसेप्ट आ गया और जो अस है, दोनों को एक्सपीरियंस कर सकता है। कैसे? अगर हम सिर्फ मी एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं तो हम इंडिविजुअलिस्टिक सेंस पे फोकस करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं, अपनी सेल्फ के बारे में सोच रहे हैं। ये सेपरेटनेस को एम्फेसाइज करता है कि हम दूसरों से खुद को अलग कर रहे हैं, कि सिर्फ मैं, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, सब कुछ मैंने खुद बनाया है। तो वो सेपरेटनेस को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है मी एस्पेक्ट। किसको इन्फ्लुएंस करता है? इंडिविजुअलिस्टिक सेंस को। इंडिविजुअलिस्टिक सेंस जो है हमारी सेल्फ की, उसको, और सेपरेटनेस को एम्फोसाइज करता है। जब हम अस एस्पेक्ट की बात करें, ठीक है, जब हम सेल्फ में बात करते हैं तो हम मी की बात करते हैं और अस की बात करें कि मेरा और हमारा। तो जब हम सिर्फ मेरा पे फोकस करें, सिर्फ मी एस्पेक्ट पे फोकस करें, तो हम सेपरेटनेस को ज़्यादा एम्फोसाइज करें। जब हम अस एस्पेक्ट की बात करें तो ये क्या हाईलाइट करता है? इंटरकनेक्टेडनेस, रिलेशनशिप्स, रिफ्लेक्टिंग अ कलेक्टिविस्टिक पर्सपेक्टिव कि हमारा है, सब कुछ हमारा है, सिर्फ खुद का नहीं, सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका मिल करके, हम दूसरों से खुद को जोड़ करके फिर कोई बात कहते हैं या फिर खुद को फील करते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं अपने आप को। तो जो इंडिविजुअल है वो मी को भी एक्सपीरियंस कर सकता है और अस को भी एक्सपीरियंस कर सकता है। अपने मी जो एस्पेक्ट है सेल्फ का, उसको एक्सपीरियंस कर सकता है और अस एस्पेक्ट को भी एक्सपीरियंस कर सकता है अपनी सेल्फ के। तो इन दोनों में वो बैलेंस बना के रखते हैं इंडिविजुअल, इंडियन पर्सपेक्टिव में। सिक्स्थ है इसमें हमारा पॉइंट, रिलेशनल एंड एनकम्पासिंग सेल्फ। अब जो इंडियन पर्सपेक्टिव होता है वो, हम इंडियन पर्सपेक्टिव में हम खुद को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? हम डिस्क्राइब करते हैं खुद को रिलेशनल और एनकम्पासिंग टर्म्स में। अब ये रिलेशनल और एनकम्पासिंग क्या है? देखो, रिलेशनल सेल्फ है हमारा, रिकग्नाइजेज इंटरडिपेंडेंस विद अदर्स वेयर सेल्फ्स आर नॉट एंटायरली सेपरेट। तो रिलेशनल सेल्फ में हम खुद को रिलेट करते हैं दूसरों के साथ, कि हमारे पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ हम रिलेट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे, दूसरों पे भी डिपेंड होते हैं।
तो इंटरडिपेंडेंटनेस होती है रिलेशनल सेल्फ में। जब हम खुद को दूसरों के साथ रिलेट करते हैं तो हमारी बहुत तरीके की सेल्फ हो गई, साइकोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, फिजिकल, और अभी हम रिलेशनल सेल्फ पढ़ रहे हैं, सोशल सेल्फ हमने पढ़ी, अभी हम एनकम्पासिंग सेल्फ भी पढ़ेंगे। तो हमने बहुत तरीके की सेल्फ पढ़ी इंडियन पर्सपेक्टिव में। जो रिलेशनल सेल्फ होता है इसमें हम दूसरों से खुद को कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, इंटरडिपेंडेंटनेस बताते हैं। तो हम खुद को पूरी तरीके से अलग नहीं करते, दूसरों के साथ जोड़ते हैं, तो वो हो गई रिलेशनल सेल्फ। एनकम्पासिंग सेल्फ क्या होते हैं? एनकम्पासिंग सेल्फ अराइजेज इन रिलेशनशिप्स वेयर वन पर्सन व्यूज देमसेल्फ एज केयर टेकर और फील्स सबसम्ड बाय द अदर। एनकम्पासिंग सेल्फ वो सेल्फ है कि जिसमें या तो हम किसी और की केयर कर रहे होते हैं या फिर कोई और हमारी केयर कर रहा होता है। ये वाला जो रिलेशनशिप होता है, तो एनकम्पासिंग जो सेल्फ है वो कब पैदा होती है, कब अराइज होती है? रिलेशनशिप व्हेन वेयर वन पर्सन व्यूज देमसेल्फ एज केयर टेकर, कि जब एक पर्सन खुद को केयर टेकर के रूप में देखता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपनी बच्चे की केयर करनी है। तो जो पेरेंट और चाइल्ड है इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पेरेंट होगा वो ये क्या एनकम्पासिंग सेल्फ में, कि जो पेरेंट होगा वो सोचेगा कि मैं अपने बच्चे की केयर कर रहा हूँ, और जो बच्चे होंगे वो सोचेंगे कि मेरे पेरेंट्स मेरी केयर कर रहे हैं, तो वो सबॉर्डिनेट हो गए बच्चे और पेरेंट हो गए सुपीरियर। ठीक है, तो जो पेरेंट चाइल्ड हो गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, और सिबलिंग्स में जो बड़े जो होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, वो अपने जो यंगर ब्रदर सिस्टर होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो ये यहाँ पे ये एनकम्पासिंग सेल्फ है, जहाँ पर एक पर्सन खुद को या तो केयर टेकर के रूप में मानता है या फिर फील करते हैं कि कोई और उसकी केयर कर रहा है। तो एक हो गई रिलेशनल सेल्फ, एक हो गई एनकम्पासिंग सेल्फ। अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे 7th पॉइंट में कि एनकम्पासिंग सेंस ऑफ सेल्फ कैसे आती है और क्या होती है। तो ये जो एनकम्पासिंग सेंस ऑफ सेल्फ है इज लाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड एक्सप्लिसिटली इन हायरार्किकल रिलेशनशिप्स। तो ये मोस्टली हमें हायरार्किकल रिलेशनशिप्स में देखने को मिलती है, ये वाली जो सेंस ऑफ एनकम्पासिंग सेंस है हमारी सेल्फ की, कि जिसमें हायरार्किकल की एक बड़ा है दूसरा छोटा है, कि पेरेंट जो है वो बड़े होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं। तो जो पेरेंट होते हैं वो खुद को केयर टेकर के रूप में देखते हैं कि वो उसकी केयर करेंगे, वो पेरेंट है, इस वजह से उन्हें अपने बच्चे की केयर करनी होगी। जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है या फिर जो सिबलिंग्स होते हैं, जो एल्डर होते हैं, उनको यंगर की जो है केयर करनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एनकम्पासिंग सेंस ऑफ सेल्फ होती है वो मोस्टली हायरार्किकल रिलेशनशिप्स में देखने को मिलती है, वहाँ से निकलती है, वहाँ से बाहर आती है, अराइज होती है। द रिलेशनशिप्स इंक्लूड, अब इसमें कौन से रिलेशनशिप्स आते हैं? पेरेंट चाइल्ड, सुपीरियर सबॉर्डिनेट, हस्बैंड वाइफ एंड इवन सिबलिंग्स डायनामिक्स। ये सारे रिलेशनशिप्स में हमें एनकम्पासिंग सेंस ऑफ सेल्फ दिखती है, जिसमें एक इंसान दूसरे की केयर करने की सोचता है। इन सच relationships neither person is passive, both have moral duties towards each other। अब यहाँ पे इन रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही दूसरे के लिए करता रहेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा, एक ही केयर करता रहेगा। दोनों की अपनी अपनी कुछ मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं जो उनको एक दूसरे के लिए करनी होती है, यानी कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की केयर करना। ये वाली जो फीलिंग होती है इसको हम एनकम्पासिंग सेंस ऑफ सेल्फ कहते हैं, जिसमें पेरेंट चाइल्ड हो गए तो पेरेंट भी बच्चों की केयर करते हैं, और जैसे जैसे एज बड़ी होती जाती है तो बच्चे फिर पेरेंट की केयर करने लग जाते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में हस्बैंड भी वाइफ की केयर करता है, वाइफ भी हस्बैंड की केयर करती है, और जो हमारे एल्डर ब्रदर सिस्टर होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो भी यंगर वंस की जो है केयर करते हैं, और यंगर वंस भी करते हैं, जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं वो भी केयर करते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हैं, अपनी अपनी मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं जो वो एक दूसरे के साथ निभा रहे होते हैं, वो के एनकम्पासिंग सेंस ऑफ सेल्फ। तो टोटल हमारे 7 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे सिर्फ 8, 9 और 10 3 पॉइंट्स बचे और हमारी यूनिट कवर रहेगी। अब है हमारा 8th पॉइंट, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स ड्यूटीज़ एग्जिबिट हायरार्किकल एसिमेट्री बट बोथ पार्टीज़ हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि हम सबकी कुछ ना कुछ, जब हम एक रिलेशनशिप, जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, हम इंडियन में या फिर वेस्टर्न में किसी भी कंट्री की बात करें, किसी भी पर्सपेक्टिव की बात करें, तो सब लोगों की जब हम साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दोनों ही पार्टीज़ की। चाहे हायरार्किकल अगर हम बात कर रहे हैं, हायरार्किकल कि कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, तो दोनों की ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है जो उन्हें निभानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ फादर, मदर, सुपीरियर और ब्रदर में प्रोटेक्ट अ चाइल्ड, सबॉर्डिनेट और सिबलिंग। कि जो बच्चे होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, जो बड़े जो सिबलिंग्स होंगे, वो हमेशा जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो उनके जूनियर हैं, जो सिबलिंग्स हैं छोटे, उनकी मदद करेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। द लेटर इंडिविजुअल एक्टिवली रिस्पेक्ट्स, ओबेज एंड अप्रिशिएट्स द केयर प्रोवाइड बाय एल्डर्स। और वहीं पे जो छोटे हैं, ठीक है, जिनकी केयर करी जा रही है, वो भी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको ओबे करेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ कोई उनकी केयर कर रहा है, इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। तो दोनों ने अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो निभाई। तो ये था हमारा म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हर किसी की होती है, जो केयर कर रहे हैं उनकी भी और जो केयर ले रहे हैं उनकी भी। अब 9th जो हमारी हेडिंग है, 9th पॉइंट है, इसमें हमारा धर्म और कर्तव्य। इंडियन पर्सपेक्टिव में सेल्फ में क्या आएगा कि हमारा सेल्फ के कुछ कर्तव्य भी होते हैं, कुछ ड्यूटी होती है और कुछ धर्म भी होता है। तो धर्म क्या है? ड्यूटी, राइटियसनेस, एंड कर्तव्य मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म क्या है कि आपको सही तरीके से अपना काम करना है,
धर्म हमेशा आपको सही तरीके से काम करना बताता है कि आपकी कुछ नॉर्म्स है, कुछ मोरल ड्यूटीज़, कुछ मोरल साइड है आपकी, उसी में रह करके आपको काम करना है। कर्तव्य मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेल्फ डेवलपमेंट। तो सेल्फ की डेवलपमेंट में, किसी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की सेल्फ की डेवलपमेंट में जो हमारा धर्म है, यानी कि जो हमारी राइटियसनेस है, और जो कर्तव्य मीन्स की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनका बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ईच पर्सन नोज वट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ दैम विद इन द रिलेशनशिप। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हो, या फिर आप सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हो, तो आपको पता होता है कि आप इस रिलेशनशिप में ये आपका रोल है, तो आपको किस तरीके से निभाना है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है। बच्चे होते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो अपने जो बड़े हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी बात मानेंगे, उनको ओबे करेंगे। अपने जो एल्डर ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और उनको ओबे करेंगे। ये चीज़ उनसे एक्सपेक्ट करी जाती है। तो ये आपको पता होता है कि आपसे ऐसा एक्सपेक्ट करा जाएगा। आपके टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको सुनो, उनसे बदतमीजी ना करो। तो ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है एक रिलेशनशिप में, और ये सबको पता होती है। ड्यूटीज़ आर पार्ट ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एंड कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ पर्पस। जो ड्यूटीज़ होती हैं हमारी, यानी कि जो हमारे कर्तव्य है, जो भी काम है हमारे, जो भी हमारी ड्यूटीज़ है, वो हमारी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का ही एक पार्ट है। और हमें हमारी सेंस को, जो हमारा मतलब हमें फील करवाता है कि हाँ, हम लाइफ में आगे कुछ करना है, हमें हमारे पास कुछ पर्पस है लाइफ का, उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो जो ड्यूटीज़ हैं, जो धर्म है, जो कर्तव्य है, ये हमारी सेल्फ की डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था धर्म और कर्तव्य। अब जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का भी और इस यूनिट का भी, वो है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। लास्ट है इसमें हमारा 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसे आश्रम भी कहा जाता है। जो हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था अभी इससे पहले, उसमें भी हमने पढ़ा था कि ब्रह्मचार्य यानी कि स्टूडेंट लाइफ, दूसरा होता है गृहस्थ यानी कि हाउस होल्डर, थर्ड होता है वानप्रस्थ यानी कि रिटायर, और लास्ट होता है सन्यासी, कि आपको सन्यास ले लेना है। ईच हैव देयर धर्म एंड कर्तव्य, और सबके अपने अपने धर्म होते हैं, यानी कि सब में धर्म होता है। आपको ब्रह्मचार्य जो है, जो स्टूडेंट लाइफ है, वो जीनी है, तो उसका भी एक पूरा मोरल साइड है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ये लाइफ किस तरीके से जीनी है। गृहस्थ भी आपको किस तरीके से चलाना है, वो चीज़ आपको धर्म में रह करके करना है। वानप्रस्थ यानी कि जब आप रिटायर हो रहे हो और आप स्पिरिचुअल साइड में जाने की कोशिश कर रहे हो, उसको रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से करना है, और साथ में अपना कर्तव्य, अपना काम भी, जो आपकी ड्यूटी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी निभानी है। तो आपकी 4 स्टेजेस होती हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन सबको आपको पूरा करना है, वो भी अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में रह करके। These stages guide individuals through life, emphasizing different aspects of self and identity. और ये जो चारों स्टेजेस हैं, इनके अपनी अपनी जो है लाइफ होती है। आपको जो है गाइडेंस मिलती है इनसे कि आपको किस तरीके से इस पर्टिकुलर टाइम फेज़ को, अपनी लाइफ को, इस स्टेज को किस तरीके से जीना है। और आपकी अलग अलग जो सेल्फ है, अलग अलग जो आपकी आइडेंटिटी है, वो बाहर निकल करके आती है। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एम्फोसाइज करते हैं चारों स्टेजेस, कि आपको ब्रह्मचार्य में आपको सिर्फ अपने काम, अपनी जो लर्निंग है, आपको सीखने पे फोकस लगाना है। गृहस्थ में आपको अपनी फैमिली को, जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, वो सारी फुलफिल करनी है अच्छे तरीके से। वानप्रस्थ में आपको अब रिटायर होना है, अब आपकी एज इतनी हो चुकी है कि अब आप काम नहीं कर सकते ज़्यादा, तो आपको रिटायरमेंट पे जाना है। और वहाँ पर किस तरीके से जो इसके बाद की जो लाइफ है, ठीक है, कि आपको किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी की साइड आपको जाना है, वो वानप्रस्थ स्टेज में होगा। और लास्ट होगी संन्यास, कि अब आपको सारा कुछ मोहमाया त्याग देना है। तो ये थे हमारे दोनों टॉपिक जो इस वीडियो में हमने पढ़े और एग्जाम में आ भी जाते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि क्या होता है सेल्फ और आइडेंटिटी किस तरीके से डेवलप होती है इंडियन ट्रेडिशन में। इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सेल्फ और आइडेंटिटी किस तरीके से डेवलप होती है, उसके अंदर टोटल हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे, 5 टॉपिक थे हमारे। सेकंड जो हमारा टॉपिक था, हेडिंग थी, वो थी कि किस तरीके से इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या होती है सेल्फ का कंसेप्ट क्या है इंडियन फैमिली के, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर टोटल हमने 10 सब टॉपिक्स पढ़े। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हो, सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। और कोई भी क्वेरी रहती है आप टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।